वर्ण विच्छेद बड़ा ही सरल सा विषय है ना। शुरू से तो सिखाना शुरू कर देते हैं, पहली दूसरी क्लासेस के बच्चों को अच्छे से आता है वर्ण विच्छेद, राइट। यही विचार आ रहा होगा ना आप सभी के मन में। लेकिन कभी कभी किसी किसी शब्द को वर्ण विच्छेद करने में हमारी हालत खराब हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता कि इसके बाद कौन सा वर्ड लिखना है। नमस्ते, हेलो एवरीवन, मैं रिनी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। तो देखिए, वैसे तो देखने में विषय हमें बड़ा आसान लगता है, वर्ण विच्छेद, इसमें क्या है, वर्णों को अलग अलग करके लिखो, तोड़कर लिखो, हो गया वर्ण विच्छेद। लेकिन आज मैं आपके ऐसे वाले शब्दों को लेकर आई हूँ जिनको विच्छेद करते समय हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, हमें परेशानी होती है, हमको समझ में नहीं आता कि इसके बाद में आखिर हमें लिखना क्या है। खास करके छठी से और 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्वर के साथ में, स्वर के बिना, अनुनासिक का, अनुस्वार का, इस तरीके से अनेक सारे शब्द आते हैं जिनका उनको वर्ण विच्छेद करना पड़ता है। लेकिन उनको सही पता ही नहीं होता है कि इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया जाए, तो वो उसमें गलती कर जाते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो है वर्ण विच्छेद। तो सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद की परिभाषा जानते हैं कि वर्ण विच्छेद की परिभाषा क्या है। देखो, किसी भी शब्द में आए हुए वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या बोला मैंने? शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखना, अलग 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 करने का मीनिंग क्या है यहाँ पे? अलग अलग मतलब तोड़ना, तोड़ कर लिखना, है ना। अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, मैं नहीं लिखूंगी, लिखना। शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब उदाहरण, जब तक हम उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। उदाहरण, यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए लेती हूँ कमल। आप बोलोगे मैंने बड़ा आसान सा ले लिया, इसका तो कोई भी कर देगा। रुको, अभी आगे बढ़ने दो। दूसरा मैं लेती हूँ गिलास। गिलास, देखो, सबसे पहले तो हमने, अभी मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाए थे वो स्वर और व्यंजन पर बनाए थे। ठीक है, तो उसमें मैंने स्पष्टीकरण किया था कि जो व्यंजन होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है ना। इतनी बात अभी आप सभी को पता ही। तो देखो, कमल का वर्ण विच्छेद करने में क्या परेशानी है, क्या कठिन है, ये तो बहुत सरल है ना। तो अगर आप पहली कक्षा के बच्चे को सिखाओगे कि इसका वर्ण विच्छेद करो, तो वो कैसे लिखेगा? क प्लस म प्लस, बोल देती हूँ मैं इसको, जमा बोलना है, ल। ठीक है, क म ल, हो गया वर्ण विच्छेद। लेकिन क्या जब आप इसे तीसरी, चौथी, 5वीं के बच्चे को कराओगे वर्ण विच्छेद, तो क्या वो सेम करेगा? क्या उसको सेम करना चाहिए? नहीं, ये पहली दूसरी क्लास के बच्चों तक ठीक है। अब हमें इसमें से क्या करना है, ये यहाँ पे क तो हमने लिख लिया, लेकिन अब देखो क में क्या मिला हुआ रहता है? स्वर। ये व्यंजन है ना, क भी व्यंजन है, म भी व्यंजन है और ल भी व्यंजन है। तो हमको क्या करना है, इस व्यंजन में से स्वर को अलग करना है, तभी तो वो कहलाएगा वर्ण विच्छेद, है ना। ये तो शब्द विच्छेद हो गया, शब्द को तोड़ तोड़ कर लिखना, है ना। तो हमको क्या करना है? वर्ण विच्छेद। तो देखिए, हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे? क। अब देखो, क के नीचे ये हलंत लगाएंगे। इस हलंत का मीनिंग क्या होता है? इस हलंत का मीनिंग होता है कि हमने इस वाले वर्ण में से, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, उसमें से स्वर को पृथक कर दिया, यानी कि इसमें से स्वर निकल गया। अब इसको हम स्वर के साथ उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है। तो जमा, अब इसमें कौन सा वाला स्वर मिला हुआ है? अ, तो हम यहाँ पे अ लिख देंगे। जमा म, हलंत लगाएंगे, अ, जमा ल, हलंत के साथ प्लस ल के बाद भी आ जाएगा, है ना। तो ये हुआ ना हमारा सही वाला वर्ण विच्छेद। हमने इसमें से क्या किया? क में से भी स्वर को निकाल दिया, म में से भी स्वर को निकाल दिया और ल में से भी स्वर को निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। अब देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने गिलास, ठीक है। अब गिलास का भी करो, ग। अब ग के बाद में क्या लिखेंगे, मुझे बताइए जल्दी से कमेंट में। ग के बाद में अ लिखेंगे? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये जो ग है, इस पर किसकी मात्रा लगी हुई है?
ई की। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई, ठीक है, जमा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ल, हलंत के साथ लिखेंगे, जमा। अब देखिए ल पे किसकी मात्रा लगी हुई है, आ, तो ल के बाद में क्या आ जाएगा, आ, जमा। ये क्या है यहाँ पे, स में कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ। तो ये हो गया हमारा गिलास, ग्लास का वर्ण विच्छेद, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ण विच्छेद की परिभाषा, और ये है वर्ण विच्छेद के उदाहरण। अब देखो वर्ण विच्छेद के कुछ नियम होते हैं कुछ शब्दों का विच्छेद करने के लिए। तो देखिए अब तक हमने वर्ण विच्छेद की परिभाषा जान ली, वर्ण विच्छेद के उदाहरण भी जान लिए, ठीक है। अब वर्ण विच्छेद के अंतर्गत कुछ नियम आते हैं, नियम यानी कि कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका नियमों के अनुसार ही हमें वर्ण विच्छेद करना पड़ता है, हम अपनी मर्जी से कर देंगे तो उसको मान्य नहीं किया जाता, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है संयुक्त व्यंजन। अभी जब हमने व्यंजन पढ़े थे तो उसमें हमने संयुक्त व्यंजन भी पढ़े थे। जो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये जो चारों होते हैं किसकी कैटेगरी में रखे जाते हैं, किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। संयुक्त व्यंजन हमने किसको बताया था, एक ऐसा वर्ण, एक ऐसा व्यंजन जिसमें एक से अधिक व्यंजन मिले रहते हैं, संयुक्त रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने शब्द लिया है परीक्षा। अब परीक्षा का वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले तो प का करेंगे, प जमा अ, क्योंकि प पे कोई मात्रा नहीं है तो इस पर कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ, तो हमने यहाँ पे अ लिख दिया। अब हम करेंगे री का, र। अब देखो र पे किसकी मात्रा लगी हुई है, ई की, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ई। अब देखो स्वर का तो हम कोई विच्छेद कर नहीं सकते क्योंकि स्वर की परिभाषा ही अपने आप में है कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो इसीलिए हम ई का तो कोई विच्छेद कर ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया, र को अलग कर दिया और ई को अलग कर दिया। अब यहाँ पे आता है छा, परीक्षा। तो यहाँ पे छा किसके अंतर्गत आता है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। तो ये जो व्यंजन है वो किस किस को मिलाकर बना है, क को और श को। तो देखिए जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, क जमा श जमा। अब देखो छा, परीक्षा, यहाँ पे किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आ। तो ये क्या हो गया हमारा, परीक्षा, क्लियर। तो परीक्षा का हम वर्ण विच्छेद इस प्रकार से करेंगे, हम छ में जो व्यंजन मिले हुए हैं उनको भी हम अलग करके लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा आता है त्र। त्र किस किस को मिला के बना है, त प्लस र, ठीक है। ये भी किसके अंदर आएगा, संयुक्त व्यंजन के अंदर। अब पवित्र का वर्ण विच्छेद कीजिए, प प्लस प, व जमा किसकी मात्रा लगी हुई है, ए, प्लस। अब देखिए त्र, त्र का हम यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे, त प्लस र। अब देखिए त्र पे क्या कोई मात्रा लगी हुई है, नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अ। ये हो गया हमारा पवित्र, ठीक है। अब इसके अगला शब्द है ज्ञ। ज्ञ किस किस से, कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बना है, ज और न्य। तो ज और न्य को मिलकर बना है तो हम विज्ञान का यहाँ पे वर्ण विच्छेद करेंगे, कैसे आएगा, व हलंत जरूर लगाएंगे, अगर हलंत नहीं लगाया तो भी हमारा वर्ण विच्छेद गलत हो जाता है, ठीक है। व किसकी मात्रा लगी हुई है, ए। अब यहाँ पे आता है हमारा ज्ञा, तो ज्ञा का हम करेंगे पहले ज न्य। अब देखो ज्ञा पे किसकी मात्रा लगी हुई है, आ, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, आ जमा न, न का वर्ण विच्छेद करेंगे अभी, तो ये क्या हो गया हमारा, वे ज्ञा न, क्लियर। इस तरीके से हम जो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है उसको भी विच्छेद करके ही यहाँ पे वर्ण विच्छेद में लिखेंगे। अब आता है हमारा आखिरी श्र। यहाँ पे मैंने श्र किस किस से मिलकर बनाया, श और र। तो यहाँ पे मैंने शब्द लिया विश्राम। विश्राम को हम कैसे करेंगे, व पे किसकी मात्रा लगी हुई है, ए,
श्रा। अब देखिए श्रा का वर्ण विच्छेद कीजिए, श प्लस र। अब देखिए किसकी मात्रा लगा रही है यहाँ पे, अ। श्रा म जमा अ, तो ये हो गया वे श्रा म। क्लियर हो गया इतना। तो देखिए जब भी संयुक्त व्यंजन आता है तो हम उसका विच्छेद इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी। अब देखिए हमने संयुक्त व्यंजन की बात की, संयुक्त व्यंजन के बाद हम बात करेंगे द्वित्व व्यंजन। अब देखिए आपने अगर मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो द्वित्व व्यंजन क्या कौन सा होता है, जिसमें एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग किया जाता है। एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग किया जाता है। पहला वाला जो होगा स्वर रहित होगा और दूसरा वाला स्वर सहित होगा, है ना। स्वर रहित और स्वर सहित का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो जब हम इसका विच्छेद करके लिखेंगे तब। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हो गया द्वित्व व्यंजन। अब देखिए यहाँ पे हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो करिए। सबसे पहले हम यहाँ पे किसका करेंगे, ह। हलंत को लगा के लिखेंगे, जमा। अब देखिए यहाँ पे ये जो ड लिखा हुआ है ये शब्द क्या है, हड्डी। ठीक है, हड्डी में ये जो ड है और ये भी ड है, तो द्वित्व व्यंजन यानी कि एक ही व्यंजन दो बार, तो ये भी ड हो गया और ये भी ड हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारी द्वित्व व्यंजन की परिभाषा क्या है कि जो पहला वाला व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा, यानी कि स्वर के बिना होगा, इसीलिए इस पर ये हलंत लगा हुआ है। और ये बात समझ में, इसीलिए इस पर ये हलंत लगा हुआ है। तो अब जब इस पर हलंत लगा हुआ है तो हमें इस पर इसमें स्वर लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। हलंत का मतलब ये है कि ये बिना स्वर के है, यानी कि ये जो व्यंजन है वो आधा है अपने आप में। ठीक है, तो सबसे पहले ह पे हम कौन सा स्वर है, अ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ड। हलंत के साथ ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हलंत के साथ ही है। अब प्लस इसके बाद क्या आएगा आप बताइए मुझे। इसके बाद हमें अ लिखना है या ड लिखना है, हमें इसके बाद अ नहीं लिखना है क्योंकि ये स्वर रहित व्यंजन है। हम दोबारा से यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड हलंत। अब देखिए ड पे किसकी मात्रा लगी हुई है, ई, तो हमने यहाँ पे मात्रा लगा दी ई, तो ये क्या हो गया हमारा, ह डी। क्लियर, समझ में आ रहा। अब इसके बाद मैंने शब्द लिया है छुट्टी, तो छुट्टी का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, छ जमा। अब देखिए छ पे किसकी मात्रा लगी हुई है, ऊ की, ऊ। हम यहाँ पे ऊ लिख देंगे, जमा ट। दोबारा से इसी के नियम के अनुसार ट, दोबारा से क्या लिखेंगे, ट। अब देखिए इस वाले ट के साथ हमें स्वर लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हलंत के साथ है। अब इस वाले ट के साथ में कौन सा वाला हमारा स्वर है, ई, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा हो गया छुट्टी का वर्ण विच्छेद। इसके बाद है पक्का। अब तो आप कर लेंगे, करके देखिए। आप अगर बुक लेके बैठे हैं तो उसमें करके देखिए जल्दी से, नहीं तो कमेंट में करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पे अब हम करेंगे पक्का, प जमा अ जमा क, के बाद दोबारा से क। अब क्योंकि का पे यहाँ पे किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आ। हो गया हमारा पक्का। पक्का सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब पक्का के बाद पत्ता। चलिए बात करते हैं पत्ता की। प जमा त जमा त जमा आ की मात्रा लगी हुई है तो आ। ये हो गया हमारा पत्ता। तो ये हमारे द्वित्व व्यंजन का विच्छेद है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया है सभी को बहुत अच्छे से। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने जो भी इसके जरूरतमंद लोग हों उनको शेयर भी कीजिए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा द्वित्व व्यंजन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अनुस्वार जिन शब्दों पे लगा हुआ होता है उनका वर्ण विच्छेद किस प्रकार का। तो देखिए द्वित्व व्यंजन हो गया। द्वित्व व्यंजन के बाद हम बात करेंगे अनुस्वार की, कि जिन शब्दों पर अनुस्वार लगा होता है उनका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने दो शब्द लिए हैं, एक लिया है कंगन, एक लिया है चंचल। ठीक है, देखो वैसे तो ये पंचम अक्षर का विषय है जो कि इस पर एक बड़ा सा फुल एक्सप्लेनेशन का बहुत बड़ा सा वीडियो बन जाएगा।
जो कि मैं आगे आने वाले टाइम में बनाऊंगी भी, ठीक है। तो अभी इसको सिर्फ शॉर्ट में समझ लीजिए कि कंगन इस पर अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से विच्छेद करेंगे। अब देखो ये जो है वर्ग, जो हमने वर्ग में पढ़े थे ना व्यंजन, वहां पे बहुत ज्यादा इसका रोल है। तो वो वहां पे हमें समझना, अगर समझ में आ गया तो हम इसका यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो देखो अगर इसको हम दूसरे रूप में लिखेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, कंगन, है ना। तो ये वाला अंग जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, तो देखिए इसका नियम क्या है, अनुस्वार का नियम क्या है कि अनुस्वार जिस वर्ण पर लगा हुआ है उसके आगे वाला, यानी कि ये वाला क पे लगा हुआ है ये, तो ये वाला आगे वाला जो वर्ण है वो कौन से वर्ग से है, ठीक है। तो ये ग है, तो ये ग कौन से वर्ग से है, क वर्ग से। तो क वर्ग का जो पंचम अक्षर है वो कौन सा है ना। तो इसीलिए उसको निकाल के हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। सबसे पहले हम क का करेंगे। क कौन से स्वर के साथ है, अ के साथ, प्लस इसको लिखेंगे एज इट इज। इसके बाद में ग के साथ अ के बाद में न के साथ कौन सा स्वर आएगा, अ। तो इसका वर्ण विच्छेद हो गया कम ग न, ठीक है। इस तरीके से इसका उच्चारण करेंगे, इस तरीके से इसका विच्छेद करेंगे। अब इसके बाद मैंने एक और लिया है चंचल, ठीक है। तो च के ऊपर ही लगा हुआ है, इसके अगला वाला जो वर्ण है वो कौन से वर्ण से है, च वर्ग से, है ना। तो च वर्ग से है, तो च वर्ग का जो पंचम अक्षर है वो है न्य, है ना। तो अब इसको हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, पहले हम च का वर्ण विच्छेद करेंगे, च जमा अ, इसके बाद में न्य के साथ हम कोई स्वर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आधा लिखा हुआ है। इसके बाद में च के साथ कौन सा स्वर, अ, ल प्लस अ। हो गया, सभी को समझ में आ गया किस तरीके से किया गया। तो इसको बोलते हैं पंचम अक्षर। तो इतना समझ में आ गया सभी को। अब बात करेंगे हम अनुनासिक की, ठीक है। देखो अनुनासिक के लिए भी मैंने यहाँ पे दो शब्द लिए हैं, एक है आंगन और एक है पूंछ। तो देखिए आंगन का सबसे पहले करेंगे। अब देखो ये क्या है, स्वर है आ, तो सबसे पहले हम आ लिखेंगे, ठीक है। अब जो अनुनासिक है वो किसके ऊपर लिखा हुआ है, आ के ऊपर लिखा हुआ है। तो हम वर्ण विच्छेद करते समय इसको इसी के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जमा, अब क्योंकि ये स्वर है तो इसका तो कोई विच्छेद हो नहीं सकता। अब इसके बाद में हम किसका करेंगे, ग जमा अ, न जमा अ। ये हो गया हमारा आ ग न, ठीक, क्लियर। इसके बाद आता है पूंछ। अब देखिए पूंछ का सबसे पहले हम प को अलग करेंगे, ठीक है। प पर किसकी मात्रा लगी हुई है, ऊ की, तो यहाँ पे हम ऊ लिखेंगे, ठीक है। अब ऊ के ऊपर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे अनुनासिक, क्योंकि इसकी ध्वनि जो है सी के साथ में मिल रही है, पू, है ना। तो क्योंकि ऊ के साथ में अनुनासिक की ध्वनि मिली हुई है तो हम यहाँ पे अनुनासिक के साथ में उसको लिख देंगे। अब छ के साथ क्या लिखेंगे, छ जमा अ, क्योंकि छ के पर कोई मात्रा नहीं है और छ लिखा हुआ है तो छ में कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया पूंछ, ठीक है। तो अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का क्लियर हो गया फिलहाल के लिए कि जब हमें वर्ण विच्छेद करना है तो उसे किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ अन्य उदाहरण लिए हैं जिनका वर्ण विच्छेद करते समय हमें समस्या होती है। हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ पे र आएगा कि स्वर के साथ आएगा, स्वर के बिना आएगा, ये कैसे आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया है उदाहरण कृपालु, ठीक है। अब देखो क्र पे ये जो मात्रा लगी हुई है किसकी है, री की, कौन सा वाला, ऋषि वाला री। तो हम इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, क। अब यहाँ पे क्योंकि वो जो री है वो स्वर के अंतर्गत आती है ना, जो ऋषि वाली री है वो स्वर के अंतर्गत आती है ना, तो इसीलिए हम इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे र नहीं लिखेंगे कोई सा भी, हम यहाँ पे री का प्रयोग करेंगे। अब आ को कैसे करेंगे, प प्लस आ लू जमा
ल पे किसकी मात्रा लिखी हुई है? उ। तो ये हो गया हमारा कृ पा लू। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका कृपालु का वर्ण विच्छेद किया। अब देखो मैंने यहाँ पे शब्द लिया है शर्म, है ना, बड़ा ही कॉमन शब्द है, बात बात पे कहते हैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें, है ना। खैर चलो, तो यहाँ पे हमने शब्द लिया है शर्म। अब ये जो शर्म है यहाँ पे मैंने लिखा है स्वर रहित। अब देखो जब हम र के रूप पढ़ेंगे ना, र के इतने सारे रूप हैं, र को हम इतने तरीके से प्रयोग करते हैं कि माथा ही घूम जाता है कि कौन से वाले र को कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है ना। तो यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पे तो मैंने दो ही लिए सिर्फ उदाहरण के तौर पे। यहाँ पे शर्म लिया है मैंने, तो सबसे पहले हम श को लिखते हैं, श का वर्ण विच्छेद करेंगे, श प्लस अ। अब देखो, अब श र म, है ना, अगर हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे शरम, है ना, शर्म। तो हमने ये वाला र न लिख के इस पर क्या किया, ये वाला र लिखा है। अब ये वाला जो र है इसको क्या मात्रा बोलते हैं? रेफ। इसको हम क्या बोलते हैं? रेफ। तो ये जो रेफ होती है ना, ये स्वर रहित होती है। रहित मतलब स्वर के बिना, यानी कि इस वाली र में कोई भी स्वर नहीं होता है। समझ में आया? उदाहरण के साथ समझाती हूँ। यहाँ पे हो गया श, शर्म, तो यहाँ पे जमा र, र पे हम हलंत लगाएंगे। अब क्या र के बाद हमें अ लिखने की आवश्यकता है? मुझे बताइए, कहीं ध्वनि में हमें अ सुनाई दे रहा है? शर्म, शर्म। तो डायरेक्ट र के बाद किसकी ध्वनि आ रही है? म की। र के बाद डायरेक्ट हमें किसकी ध्वनि सुनाई दी? म की। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्वर रहित, यानी कि इस र के बाद हमने यहाँ पर स्वर नहीं लिखा, इसके लिए हमने किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए ये हो गया स्वर रहित। तो सर म के बाद यहाँ पे क्या आएगा? अ। तो ये हो गया हमारा शब्द। ठीक है, अब इसके बाद में जो मैंने उदाहरण लिया है वो लिया है ट्रक। ठीक है, अब देखो इसमें भी र का प्रयोग किया गया है ना। चलिए पहले ट का निकालते हैं, ट जमा ट्र, ट्र। ट के बाद में डायरेक्ट ध्वनि हमें किसकी सुनाई दे रही है? र की। तो हम यहाँ पे र लिखेंगे, ट्र अ। र के बाद अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ, ट्र। तो ये हमारा क्या हो गया पूरा? ट्र क को हलंत लगाकर अ के साथ लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और दोनों जगह देखो, ये भी र का प्रयोग है और ये भी र का प्रयोग है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रही स्वर रहित स्वर सहित का क्या मतलब होता है। यहाँ पे र के बाद हमने क्या लिखा है? व्यंजन लिखा है। र के बाद कोई स्वर नहीं लिखा हुआ, इसीलिए ये किसमें आएगा? स्वर रहित। रहित का मतलब होता है स्वर के बिना। अब यहाँ पे हमने र के बाद क्या लिखा है? अ। तो ये क्या हो गया? स्वर सहित, यानी कि स्वर के बाद में क्या है? अ। ठीक है, तो आज मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही आया था कि ये वाले एग्जाम्पल लेकर मैं एक्सप्लेनेशन करूँ, स्पष्टीकरण करूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छी तरह से समझ में आया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।